हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिविस। ये है एपिसोड 5 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज। आज का टॉपिक है आरबीआई। ओके, हम देखेंगे आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई मनी सप्लाई से किस तरह से डील करती है। हम वो सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स भी देखेंगे जिसको अडॉप्ट करके आरबीआई मनी की सप्लाई रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। ओके, फिर आरबीआई का हम एडवाइजरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रमोशनल फंक्शन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन बिफोर परस्यू करने से पहले आज का टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। ओके, हमने डिस्कस किया है फाइनेंस, हमने डिस्कस किया है फाइनेंशियल सिस्टम, हमने डिस्कस किया है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। ओके, हमने डिस्कस किया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है, फीचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमने देखा कि रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल एसेट या फिर इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब क्या है, ये स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ओके, उन स्ट्रक्चर में से हमने रेगुलेटरी बॉडीज से डिस्कशन स्टार्ट किया है। ओके, रेगुलेटरी बॉडीज में हमने इधर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को डिस्कस कर लिया है, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ओके, सो इस तरह से ये हमारी थर्ड रेगुलेटरी बॉडी है जो है आरबीआई। ओके, आरबीआई के अलावा अभी कितने रेगुलेटर्स हैं जो अभी आने वाले एपिसोड में डिस्कस करने बाकी हैं। सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, आईआरडीए है एंड पीएफआरडीए है। ओके, सो ये सारे मार्केट रेगुलेटर्स हैं जो आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस किए जाएंगे। आज डिस्कस करते हैं आरबीआई। ओके, एक मार्केट रेगुलेटर। देख लेते हैं कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ओके, थ्रू आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ओके, आरबीआई की ऑफिस स्टार्टिंग में कैलकाटा में थी, बट 1937 के बाद परमानेंटली मूव हुई मुंबई में। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में। ओके, उससे पहले प्राइवेटली ओन्ड था। ओके, अब फुल्ली ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आरबीआई परफॉर्म करता है फंक्शन अंडर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के तहत। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 1994 में एक एज अ कमिटी फॉर्म हुई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का? कंसोलिडेटेड सुपरविजन करना फाइनेंशियल सेक्टर का। कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर का? कमर्शियल बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का। ओके, इन सब का कंसोलिडेटेड सुपरविजन करना ही इनका ऑब्जेक्टिव है। अब देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में गवर्नर, ओके, जो कि 4 साल के लिए ही होते हैं। ओके, विथ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। ओके, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं। फिर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ओके, गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अलावा रोल ऑफ आरबीआई क्या है? आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल प्ले करती है। ओके, करेंसी इशू करने का रोल प्ले करती है, इशूअर ऑफ करेंसी। बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। ओके, बैंकर्स टू बैंक होती है आरबीआई। रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम होती है कौन? आरबीआई। मैनेजर होती है फॉरेन एक्सचेंज की। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए का काम आरबीआई का होता है। डेवलपमेंटल रोल होता है प्रमोशन करने का, बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने का। ओके, डिस्कस कर लेते हैं हम इन सारे फंक्शंस को, इन सारे रोल को वन बाय वन। ओके, पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। ओके, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। इसके लिए मनी सप्लाई के ऊपर और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को कुछ टूल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। वो टूल्स कौन कौन से हैं? वो टूल्स 2 तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। ओके, क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इन सब की मदद से वो क्वांटिटेटिव टूल्स के तहत मनी सप्लाई को कम करती है या ज्यादा करती है। डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे बैंक रेट। बैंक रेट कौन सा रेट होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक
आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई एक परसेंटेज लगाती है उस लोन पे, उसे कहते हैं बैंक रेट। ओके, अब बैंक रेट का जो परसेंटेज है, अगर आरबीआई उसे इंक्रीज कर दे तो कमर्शियल बैंक्स इन ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। ओके, ठीक उसी तरह जब कमर्शियल बैंक अपने बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करेगी तो वो भी परसेंटेज ऑफ लोन बढ़ा देगी, इंटरेस्ट बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, इससे लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। ओके, सो जब आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होनी चाहिए तो वो बैंक रेट इंक्रीज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसका क्या मतलब होता है? कैश रिजर्व रेशियो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज, उनके पास जो अमाउंट होता है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। ओके, अब ये परसेंटेज 3 से लेकर के 15 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दे तो इसका मतलब बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं वो कम अमाउंट में वो प्रोवाइड कर सकती है अपने बोरोवर्स को, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम की जा सकती है सीआरआर को इंक्रीज करके। ओके, ठीक उसी तरह एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, वो लेंड नहीं कर सकती है। ओके, सो इसके तहत क्या होता है, अगर ये रेट इंक्रीज कर दे आरबीआई तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी मार्केट में। सो इस तरह से मनी सप्लाई को रोकने के लिए एसएलआर का भी यूज करती है आरबीआई एज अ क्वांटिटेटिव टूल। ओके, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट भी एक ऐसा रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है, लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि बैंक रेट लॉन्गर टाइम के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्टर टाइम के लिए होता है। ओके, सो इस तरह से इन सारे रेशियोज को यूज करके एज अ क्वांटिटेटिव टूल मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल प्ले करके आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव टूल के अंडर आरबीआई किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। पहला है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आरबीआई को जब ये लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, ये डेफिसिट में जा रहा है या फिर इसे ग्रोथ की जरूरत है, इसे फंड की जरूरत है, तो उस टाइम पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस देती है, रूल्स गाइडलाइंस देती है, प्रोवाइड करती है कि आप इन सेक्टर्स में क्रेडिट ज्यादा, उसकी फैसिलिटी ज्यादा दे दो। ओके, क्रेडिट के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ओके, प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को, वो क्वालिटेटिव टूल्स के अंडर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जब कमर्शियल बैंक्स किसी बारोअर को, किसी होल्डर को लोन प्रोवाइड करती है तो वो पूरा लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती, उसमें से कुछ मार्जिन उसे अपने पास रखना पड़ता है। ओके, अब ये मार्जिन कम होगा या ज्यादा होगा ये आरबीआई डिसाइड करती है। ओके, सो आरबीआई इस रेट में, मार्जिन में भी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके, इंक्रीज या डिक्रीज करके मनी सप्लाई को रोकने या इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोरल सुएशन। इसके हिसाब से इन केस अगर गवर्नमेंट आरबीआई की गाइडलाइंस को, आरबीआई के रूल्स को अगर कोई कमर्शियल बैंक्स नहीं मानता है या फिर इन सारे रेट्स को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई के पास पावर है उसका लाइसेंस कैंसिल करने की। ओके, इस टूल्स के अंडर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है उस कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में। ओके, सो इस तरह से मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल प्ले करती है कौन? आरबीआई, अपने सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स को इस्तेमाल करके। ओके, अब देख लेते हैं कि इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई करेंसी इशू करती है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, एक्सचेंज बिल्स और बॉन्ड के अगेंस्ट में। ओके, सो वो एक रोल प्ले करती है किसका? करेंसी इशू करने का। आरबीआई है बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। किस तरह से?
आरबीआई ट्रांजैक्शन करती है सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, टैक्स कलेक्ट करने का और पेमेंट का काम करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनती है कब? इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल पे। फॉरेन ट्रांजैक्शन करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कौन? आरबीआई। ओके, और गवर्नमेंट एडवाइजरी का काम करती है, गवर्नमेंट एडवाइस देती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है आरबीआई। ओके, बैंकर्स टू बैंक, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का, सारे बैंक्स को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। ओके, बैंक्स को लोन प्रोवाइड करने का काम आरबीआई का होता है। ओके, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सारे बैंक्स को एक मैंडेटरी रिजर्व्स रखना पड़ता है, जैसे हमने अभी देखा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट एंड रेपो रेट एंड ऑल। ओके, सो उस तरफ से मैंडेटरी रिजर्व्स रखने पड़ते हैं हर बैंक को। रेगुलेटर्स टू बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई क्या है? रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का। किस तरह से? अगर किसी बैंक को बैंकिंग सर्विस स्टार्ट करनी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से। अगर अपनी सर्विस को एक्सपांड करना है तो उसे एक्सटेंशन लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सारी एक्टिविटीज की आप सही से अपनी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, इसका इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना आरबीआई का काम है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम सही तरह से इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, सब कौन देखता है? आरबीआई देखता है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई बैंक फेल हो जाता है तो उसके तहत अकाउंट होल्डर के कम से कम 5 लाख रुपए सेफ रहते हैं। ओके, सो इस स्कीम के को रेगुलेट करना, बैंकिंग फ्रॉड और कुछ भी इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब किसका? रेगुलराइज करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। ओके, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम, इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज इन द सेंस जैसे रुपी और डॉलर्स के बीच में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, उसको स्टेबलाइज करने का काम आरबीआई का होता है। इसकी वजह से फॉरेन करेंसी को बाय एंड सेल करती रहती है, इंडियन आई मीन रुपी को भी बाय एंड सेल करती रहती है। कौन? आरबीआई। ओके, ताकि वो स्टेबलाइज रहे। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सिस्टम, इंक्वायरी इंस्पेक्शन के अलावा, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अलावा जो पेमेंट मैकेनिज्म है, जैसे पेपर बेस्ड है एंड इंटरनेट बेस्ड है। जैसे पेपर बेस्ड है, जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ओके, चेक्स हो गए, पे ऑर्डर्स हो गए, ये सब पेपर बेस्ड सिस्टम है, पेमेंट मैकेनिज्म है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एनईएफटी, आरटीजीएस, पेमेंट बैंक्स, गूगल पे, फोन पे, देन यूपीआई, ये सब क्या है? ये पेमेंट मैकेनिज्म है। ओके, इन सबको इम्प्रोवाइज करना, ये सब आरबीआई करती है। फिर इसके अलावा डेटा कलेक्शन का काम, रिपोर्ट को पब्लिकेशन का काम, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट और सेविंग को वीकली या एनुअली पब्लिश करने का काम, ये सब कौन करता है? आरबीआई करती है। ओके, सो सुपरवाइज करने का, रेगुलेट करने का, इस तरह से वो काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेवलपमेंटल रोल में देख लेते हैं कि वो क्या करती है। बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करना ही आरबीआई का काम है। ओके, फॉर एग्जांपल, इसका चलता फिरता एग्जांपल नाबार्ड है। नाबार्ड की स्पेशलिटी क्या है कि वो एग्रीकल्चर लोन फार्मर्स को देती है। तो फैसिलिटेट करना एग्रीकल्चर लोन को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करना, स्पेशली नाबार्ड के थ्रू क्या कर रही है? ये प्रमोट कर रही है किसको? बैंकिंग सिस्टम को। ओके, सो इस तरह से अलग अलग रेगुलेटरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन को फॉलो करके आरबीआई एक एज अ मार्केट रेगुलेटर किस तरह से मनी सप्लाई को रोकती है, किस तरह से इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है? जिससे इन्फ्लेशन मेंटेन होता है। ओके, मार्केट में फ्लक्चुएशन कम होती है। इस हिसाब से आरबीआई एक मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करता है। ओके, सो इनफ फॉर द डे। आप फिनरबस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे सेबी, नेक्स्ट मार्केट रेगुलेटर। ओके, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की सीरीज। ओके, थैंक यू सो मच।